Good morning, students. Welcome to Winsome Digital Learning Platform. Today we are beginning with Political Science, Class 9th, Chapter 1. So let's begin. See, the chapter name is What is Democracy and Why Democracy? मतलब चैप्टर शुरू ही किससे हो रहा है? एक क्वेश्चन से. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है. So, and the second question is democracy क्यों भाई इतनी जरूरी क्यों है? So that we are discussing in chapter 1 itself. So let's before going to this first question, अब हमें पहले समझना है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है. ठीक है, मीनिंग कहाँ से आया है? फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से. आई होप यू नो डेमोक्रेसी की बिगिनिंग कहाँ से हुई थी? ग्रीस से हुई थी. ग्रीस अब आप पूछोगे कहाँ है? इट्स अ कंट्री इन यूरोप. सो यू हैव टू फाइंड आउट, दिस योर होमवर्क लिटिल, कि भाई यूरोप में हमें ग्रीस को मार्क करके रखना है. डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स अ वर्ड पीपल. डेमो का मतलब होता है पीपल एंड ट्रेसी मीन्स यू कैन से रूल या फिर पावर. तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया? लोगों का रूल या उनकी पावर, जिन उनके पास पावर रहे. ठीक है, सो ये हो गया हमारा मतलब. अब हमारे क्वेश्चन क्या, हमने क्या बोले थे? देयर आर टू क्वेश्चंस. तो फर्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमें पता लग गया. अब इसके फीचर्स क्या है भाई, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें पता लगाने. सेकेंड जो क्वेश्चन है कि भाई ये कह रहा है डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. आज के टाइम में अगर 205 कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 205, तो उसमें ज्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसी क्यों है? ठीक है, और दूसरी बात, ये और भी कंट्रीज में एक्सपैंड हो रही है कि भाई और जो दूसरी जो कंट्रीज है जो डेमोक्रेसी नहीं है, वो अब क्या बन रही है? डेमोक्रेसी बनने की ओर जा रही है. सो दे आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी. सो अब डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं? बट व्हाई? ऐसा क्या है? व्हाट आर इट्स स्पेशल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्या है कि पीपल आर लाइकिंग कि डेमोक्रेसी लेके आओ. सो वी विल रीड दिस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स, कमिंग स्लाइड्स. नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? On the basis of your understanding of democracy, mentioning a few examples, write down some common features of democracy government and non-democratic government. देखो, अब समझने के लिए हम क्या करेंगे? डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. ठीक है, मतलब हम एक केस स्टडी लेंगे, समझेंगे कि भाई डेमोक्रेसी किस तरीके की होती है. हम उसके कुछ फीचर्स लिखेंगे, कॉमन फीचर्स नॉर्मल, और डिफरेंशिएट करेंगे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर उन फीचर्स के बेसिस पे. जैसे ये डेमोक्रेसी है, अब इसमें आपने कुछ स्पेशल फीचर्स बताए. सो ये फीचर्स क्या बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्यों है. इस फीचर से हमें पता लग जाएगा कि बाकी कंट्रीज नॉन डेमोक्रेटिक क्यों है. समझ आया? ये हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ अब डिफाइन करना क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में? इन द फर्स्ट चैप्टर देयर इज अ कॉन्वर्सेशन अमंग अ क्लास, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अ मैडम. सो जैसे हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ये क्लास में बच्चे मिलके मैम से बात कर रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे बट मैडम एक ही होंगी. सो देयर इज अ लिंगडो मैडम एंड अ स्टूडेंट नेम मैरी. भाई मैरी फर्स्ट स्टूडेंट है. मैरी कहती है मैम मुझे ये आइडिया पसंद ही नहीं आया कि भाई पहले तो हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करते रहेंगे फिर उसका मतलब जानेंगे. मतलब ये अप्रोच गलत है, जो आप तरीका अपना रहे हो ना, ये बिल्कुल ही गलत है. हमें उल्टा चलना चाहिए. पहले मीनिंग बता दो हमें, पहले आप हमें मीनिंग बता दो. एंड देन हम क्या इसको अप्रोच को उल्टा करके फिर हम इसके क्या कहते हैं फीचर्स डिस्कस करते हैं. बट ऐसा नहीं है. मैम कहते हैं, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम ये आइडिया पसंद नहीं आया हम लोगों को, कि पहले तो आप डिस्कस करोगे डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, ये सब, और फिर आप मीनिंग बताओगे. ऐसा करते हैं, पहले मीनिंग लिख लेते हैं. भाई सीधी सी बात है, अगर पहले मीनिंग लिख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, फिर हम आगे समझ लेंगे. ठीक है, तो लिंगडो मैडम बोलती हैं, अब मैम बताएंगे अपनी बात कि मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ आ रहा है, लेकिन अगर तुम इसे एवरीडे लाइफ में देखो तो वो अलग है. कैसे? जैसे कि तुम पेन को यूज करती हो, रेन होता है, ठीक है, रेनिंग जैसे अभी हो रही है, एंड
फॉर एग्जाम्पल लव, तो वो कहते हैं कि क्या तुम पहले डेफिनेशन यूज करती हो या इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करती हो, लाइक यू यूज पेन फर्स्ट फिर उसकी डेफिनेशन। तो वो कहती है इसको सोचो, तब तुम्हें पता लगेगा कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। पहले हम फीचर्स डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फिर हम उसके मीनिंग पे क्यों आ रहे हैं। अप्रोच चाहे उल्टी है, लेकिन डेली लाइफ में हम यही करते हैं। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट फिर से आएगा बाद में, रिब्यांग। उससे पहले मैरी कहती है बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि पहले फीचर्स डिस्कस करेंगे बाद में मीनिंग पे आएंगे, लेकिन फिर मतलब ही क्या मैम, मीनिंग चाहिए ही क्यों। तो लिंगडो मैडम बोलती हैं we need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word। हमें किसी चीज की डेफिनेशन तभी मतलब उसको यूज आता है जब हमें उसे यूज करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। डेमोक्रेसी बहुत ही बड़ी टर्म है, बहुत ही वाइड इसका स्कोप है। सो इसके लिए हमें क्या, इसके मीनिंग को समझना भी जरूरी पड़ जाता है, नहीं तो जरूरत नहीं थी। सो वो कहते हैं कि हमें रेन की डेफिनेशन तभी चाहिए होती है जब हमें इसे डिजल या क्लाउड बर्स्ट से डिफरेंशिएट करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल भाई कहीं पे बादल फटा, दैट इज क्लाउड बर्स्ट। तो अब आपको डेफिनेशन क्यों चाहिए रेन की, क्योंकि आपको बताना है कि भाई फर्क है बारिश में और क्लाउड बर्स्ट में, इसलिए डेफिनेशन चाहिए। तो कहते हैं सेम ही डेमोक्रेसी के लिए है। हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इसलिए चाहिए ताकि लोग अलग अलग गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट कर पाए और बता पाए कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। सो रिब्यांग अब आता है। रिब्यांग कौन है, मैम का एक अनदर स्टूडेंट है। एक तो स्टूडेंट होगी नहीं मैरी, एक और स्टूडेंट होगी हमारे पास। तो वो कौन सा स्टूडेंट है, रिब्यांग। रिब्यांग कहता है कि अब हमें डेफिनेशन पे काम करने की जरूरत क्या है। अब आप कह रहे हो कि भाई पहले फीचर्स देखेंगे फिर मीनिंग डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। नाउ अब आप मेरे को बताओ कि जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने बोला था अब्राहम लिंकन को कोट करते हुए, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो कहते हैं हमारे पास तो रेडीमेड डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की दी हुई। अब अब्राहम लिंकन कौन था, he was a president of USA, so he defined democracy what is a government of the people, by the people and for the people। वो कहते हैं डेमोक्रेसी ऐसी सरकार है जो कि लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए। सो हु इज द सेंटर, हु इज द सेंटर पावर, पीपल। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पीपल, ठीक है। वो कहते हैं वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्फ, that is accepted by everyone, why do we need to change that। वो कहते हैं मेघालय अपने आप में खुद को रूल करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे, भाई मेघालय में 3 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जिनका नाम है गारो, खासी एंड जैंतिया। अब आप बोलोगे यार ये बड़े अजीब से ट्राइबल हमने नहीं सुने कभी भी, ठीक है। क्यों भाई, ये 3 है ना माउंटेन रेंजेस है, या एक माउंटेन्स टाइप की पहाड़ बन रखे हैं, मतलब माउंटेन्स हैं। उन्हीं माउंटेन्स के नाम पे इन ट्राइबल्स के नेम है। तो अब गारो, खासी, जैंतिया खुद को रूल करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम कुछ भी नहीं बोलते। फिर हमारे पास डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, तो हम भाई क्यों अपनी डेफिनेशन बना रहे हैं। अब बात तो सही है भाई, रिब्यांग की बात सही है। तो अब लिंगडो मैडम आई थी कुछ हमें बताएंगी। लिंगडो मैडम कहती है I am not saying we need to change it. I too find this definition very beautiful। वो कहती है हमें बदलने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब्राहम लिंकन ने बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी है। We don't have to change it। So भाई हम अब्राहम लिंकन की बात को नहीं काट रहे हैं, या उनसे उनकी डेफिनेशन नहीं ले रहे हैं, या जो उन्होंने दी है उसको एक्सेप्ट नहीं करें। We are accepting it, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन हम अपनी डेफिनेशन खुद डिफाइन करेंगे। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि रियल डेमोक्रेसी क्या है। वो कहती है हमें कोई भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो फेमस है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स। वो कहती है कि आपने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन को मान लिया, आई एम एक्सेप्टिंग, बहुत अच्छी है आपकी डेमोक्रेसी, मतलब उनकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत अच्छी है।
लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हमें किसी की बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए अगर वो फेमस है तो हमें खुद से सोचना चाहिए, और जब हम सोचेंगे तो हम बेटर डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जब खुद सोचेंगे तो बेटर डिफाइन कर, इसलिए आप भी खुद अपने से डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन सोचिए। हम कर रहे हैं, जब चैप्टर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि हम और कैसे बेटर डिफाइन कर सकते हैं। सो हम क्या अपनी खुद की डेफिनेशन अब बना रहे हैं। सो एक डेफिनेशन लिंकन की थी, है ना, तो ये जो डेफिनेशन थी वो बहुत ही अच्छी है, मैम ने बोला है, तो आप अपने एग्जाम्स में ये डेफिनेशंस भी लिख सकते हो। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सिर्फ स्कूल में बड़े हो जाओगे, आगे क्लास में जाओगे तो यू हैव टू राइट डिफरेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तब तक अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन एकदम सही है। अब एक दूसरी स्टूडेंट आती है, वी हैव वन मोर स्टूडेंट, हर नेम इज योलांडा। योलांडा कहती है मैम कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। भाई पॉलिटी की क्लास है, डेमोक्रेसी पे बात हो रही है, तो सजेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है ना, तभी डेमोक्रेसी होगी। सो वो कहती है कि हमें कोई डेफिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई वर्ड डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आता है, हम पहले ही बता कर चुके हैं, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, मीन्स लोगों का रूल, और यू कैन से पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये तो हमें पता है, वी आर अहेड ऑफ योलांडा इन द क्लासरूम। सो दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। वो कहती है मैम डेमोक्रेसी का मतलब हमें पता है पीपल्स रूल, ठीक है, मीनिंग तो अब हमें पता है, तो फिर अब डिबेट करने की जरूरत ही क्या है, डेफिनेशन की हमें क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड टू फाइंड न्यू डेफिनेशन। ठीक है, सो योलांडा की बात पे अब लिंडो मैडम फिर से कुछ बोलती है। नाउ शी विल आंसर, शी विल गिव रिप्लाई, सो लेट्स सी व्हाट शी इज सेइंग। वो कहती हैं ये बहुत ही हेल्पफुल वे है, बहुत अच्छा तरीका है इस मैटर पे सोचने के लिए, लेकिन वो कहती है कि क्या ये हमेशा काम करेगा। वो कहती है नहीं, ये हमेशा काम नहीं करेगा। एक वर्ड अपने ओरिजिन तक लिमिटेड नहीं रहता है, उसकी जैसी जो बाउंड्रीज हैं किसी वर्ड की वो बहुत बड़ी होती है। आप उसको एक बॉक्स में कन्फाइन नहीं कर सकते कि दिस इज ओनली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज बिगर दैन दिस। ठीक है, सो जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज से कैलकुलेटिंग, मतलब मैथमेटिकल सम्स के लिए बहुत पावरफुल कैलकुलेटर थे। बट आप बताओ कि आज हम कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। हम उसमें सोशल मीडिया यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वर्ड में फाइल्स बनाते हैं, वी डू सो मेनी थिंग्स, म्यूजिक सुनते हैं, यूट्यूब चलाते हैं ना, जिससे आप ये क्लास देखते हो। सो ऑल दिस थिंग्स हैपन टुडे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब बताओ डेमोक्रेसी की जो इतनी सी डेफिनेशन है, क्या वो अभी तक इतनी ही रही है? वो बढ़ चुकी है, तो हम इसलिए इसको यूज ऐसा नहीं बोल सकते। सो आज के हम कंप्यूटर राइटिंग के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए करते हैं, म्यूजिक के लिए करते हैं, वॉचिंग मूवीज, ओटीटी सीरीज, ऑल दीज थिंग्स। वो कहते हैं वर्ड सेम ही रहते हैं लेकिन उनके मीनिंग बदलते रहते हैं। किसके साथ? टाइम के साथ। वैसा ही डेमोक्रेसी के साथ हुआ, इतने टाइम से चलती आ रही है। वर्ड तो डेमोक्रेसी है लेकिन मतलब क्या है? बदल रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। इन दैट केस ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है कि हम सिर्फ एक ओरिजिन के ऊपर ही ध्यान दें, हमें और भी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर मैरी तो भाई पहले भी आई थी, सबसे स्टार्टिंग में मैरी आई थी। सो मैरी इज सेइंग समथिंग, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व आवर डेफिनेशन। सही बात है, मैरी कह रही है, तो मैम आपका कहने का मतलब ये है कि भाई हम स्टिक नहीं रह सकते एक वर्ड के, हमें सोचना ही पड़ेगा। तो मतलब सोचना, थिंक करना तो बहुत जरूरी है, थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब लोग क्या हैं? वी आर व्हाट वी आर होमो सेपियंस। सेपियंस मीन्स थिंकिंग मैन। सो भाई थिंक करना जरूरी है, सो दैट्स व्हाई वी शुड थिंक, और हम एक मीनिंग बनाए इस वर्ड का और एक डेफिनेशन दें। सो अब लिंडो मैडम कहती है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ।
अब भाई कॉन्वर्जेशन क्लास की हो गई खत्म, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब नाउ वी विल बिगिन विद द टेक्स्ट ऑफ द बुक। उससे पहले लेट्स सी दिस किड, क्यूट है ना बहुत, आई नो शी इज वेरी क्यूट। सो व्हाट्स हर नेम? हर नेम इज मुन्नी। उन्नी एंड मुन्नी, दो क्यूट किड्स हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। मुन्नी और उन्नी के क्वेश्चंस बहुत ही इररेलेवेंट होते हैं, कोई मतलब नहीं होता, बट इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं, है ना, बुक के अंदर। सो वो कहते हैं, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फार फ्रॉम द पीपल, एंड वेयर दे बाय द पीपल, व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट। इसने तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को पूरा बदल दिया, मतलब उल्टा कर दिया, है ना, कि भाई ये लोगों से दूर है, लोगों के द्वारा नहीं है, लोगों से बहुत दूर है, और क्या है, लोगों को खरीदती है डेमोक्रेसी। तो भाई मुन्नी के क्वेश्चंस बड़े अजीब होते हैं। सो नेवर थिंक अपॉन दिस लाइंस कि भाई मुन्नी जैसा सोचने लग गए, ऐसी बातें सोचने लग गए, ऐसा नहीं करना है। बट ये आपको आएगी बीच बीच में, किस लिए, थोड़ा सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। सिंपल डेफिनेशन पहले बता ही लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑब्वियस सी बात है, हर 5 साल बाद इंडिया में, हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, हम एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, और क्या डिस्कस करते हैं, बहुत सारी इश्यूज डिस्कस करते हैं, फिर फाइनली उसके ऊपर लॉज भी बनाते हैं। सो कौन लोग हैं? इसका मतलब रूलर्स क्या है, उनको इलेक्ट किया है, किनके द्वारा? पीपल के द्वारा। आप लोग वोट कर सकते हो? अभी नहीं, 18 के हो जाओगे, आफ्टरवर्ड्स आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कार्ड देगा, उस वोटिंग कार्ड से आप जाके वोट कर सकते हो। सो दैट विल, एट दैट टाइम यू विल बी एलिजिबल। सिंपल डेफिनेशन पता लग गई कि भाई जहां पे रूलर्स किससे इलेक्ट होते हैं? पीपल के द्वारा। अब देखो, इसमें 3 चीज है जिसपे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो सही डेमोक्रेसी चल रही है, बट वो डेमोक्रेसी है नहीं, दैट इज फेक डेमोक्रेसी। यू विल थिंक कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इट्स अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, बट दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। कभी कभी छुपी होती है, हिडन डेमोक्रेसी के नाम पे हिडन डिक्टेटरशिप होती है। अब डिक्टेटरशिप हम डिस्कस करेंगे। रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in the decision. म्यांमार पता है कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट का मैप देखना, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उसके नीचे जो कंट्री लगती है, दैट इज म्यांमार। सो इट्स अ नेबर नेशन ऑफ इंडिया, हमारा पड़ोसी देश है। तो म्यांमार में जो रूलर्स हैं उनको लोग नहीं चुनते। तो हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई लोग चुनते हैं, तो मतलब लोग नहीं चुने तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, सिंपल सी बात है। और जो रूल बनाते हैं वो कहाँ से आते हैं? आर्मी से। अब आर्मी तो रिक्रूट होती है, आर्मी में तो भर्ती होती है, वो चुने नहीं जाते हैं, इलेक्शन नहीं होता है। तो म्यांमार क्या डेमोक्रेसी हुई? नो, ये डेमोक्रेसी नहीं है। सेकेंड थिंग, अब है डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे, चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। एक पिनोशे नाम का बंदा है चिली के अंदर। चिली कहाँ पे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो भाई, वर्ल्ड मैप में जाना पड़ेगा हमें फिर से। पॉलिटिकल मैप देखोगे तो यूएस तो सबको पता है, नॉर्थ अमेरिका, है ना। पॉलिटिकल मैप में यूएस सबको पता है, उसके नीचे भी एक कॉन्टिनेंट है अपना, उस कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही बड़ा देश है, लंबा सा देश है, मिर्च जैसा, तब इसका नाम चिली है। सो इस देश के अंदर एक लीडर है जो क्या है, डिक्टेटर है, उसका नाम है पिनोशे। तो वो लोगों से इलेक्ट नहीं होता, तो भाई जो लोगों से इलेक्ट नहीं होगा वो डेमोक्रेट कैसे होगा? सिंपल, समझ आ गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब शब्द आया है डिक्टेटर। क्या होते हैं डिक्टेटर? जो वो लोग होते हैं, वो लीडर होते हैं जो आपके हर, मतलब आपकी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके प्राइवेट लाइफ को भी, आपके घर में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या पढ़ रहे हो, ये सब, कहाँ खेल रहे हो, आपकी पब्लिक लाइफ को, किसको वोट कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, किससे लड़ रहे हो। सो इसका जो लीडर्स इन सब चीज को कंट्रोल करते हैं, दे आर द डिक्टेटर्स। मतलब आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी लाइफ को हर साइड से कंट्रोल करने वाले लीडर्स को क्या कहा जाता है? डिक्टेटर। चिली पता लग गया कहाँ है?
हमने आज 2 नेशंस देखे हैं वर्ल्ड के अंदर, ग्रीस यूरोप में और चिली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब नेक्स्ट आता है मोनार्की। मोनार्की क्या होती है? मैम नहीं पता मोनार्की क्या होती है, अभी समझते हैं, वेट कीजिए। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चूजन देम to do so, but because they happen to be born into royal family. This also apply to monarchies, other monarchies. सऊदी अरेबिया में कौन रूल करते हैं? किंग्स। अब किंग हर कोई तो बनता नहीं है, तो एक फैमिली है उसके लोग ही रूल करते रहते हैं आगे से आगे। जैसे पहले दादाजी बने, फिर पापा आए, फिर बेटा बन रहा है, फिर उस बेटे का बेटा बनेगा। तो जो ऐसे रूल करते रहते हैं एक ही परिवार के आगे से आगे, उनको क्या बोला जाता है? मोनार्की। एक परिवार के हाथ में सारा रूल होता है। तो सऊदी अरेबिया क्या है? मोनार्की है। अब आपने इलेक्शन करवाए? नहीं करवाए। तो जब इलेक्शन ही नहीं हुए, लोगों ने किसी को चुना ही नहीं, तो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? नहीं भाई, ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये क्या हुई? मोनार्की हुई। तो हमने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी? मोनार्की। सेकंड डिक्टेटरशिप, और फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी? आर्मी रूल। आर्मी से आ रहे थे ना लोग। सो ये 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है। अब बताओ, जब तक आपको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता होगा तो इनमें फर्क कैसे कर पाओगे? इसीलिए हम डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं, उसके मतलब को जान रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए हमें केयरफुली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, मतलब दोनों में फर्क करना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है और कौन सी प्रिटेंड करती है एक होने की। प्रिटेंड मतलब ढोंग करती, हिंदी में बोले तो। कौन रियल में डेमोक्रेसी है और कौन प्रिटेंड करती है डेमोक्रेसी होना। फर्क समझ आया? कि भाई एक तो हमने आर्मी रूल को पढ़ लिया, कहाँ पे? म्यांमार में। एक हमने चिली में पिनोशे को पढ़ लिया, कौन सा रूल? डिक्टेटरशिप। सो अपने कॉपी के अंदर ये कंट्रीज लिखो कहाँ कहाँ है। म्यांमार कहाँ पर है? इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। चिली कहाँ है? सऊदी अरेबिया। अब आप बोलोगे कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया इज इन मिडल ईस्ट। एशिया का जो मैप है जिसमें इंडिया है, उसके थोड़ा ऊपर जाते जाओगे तो आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा। बहुत फेमस है, किस लिए? लोग हज करने जाते हैं, यहाँ पे हज करने जाते हैं। पेट्रोलियम के बहुत सोर्सेज हैं। ये क्या है? इस कंट्री की रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, और फेमस किस लिए है? हज के लिए। ठीक है, अब ये है एक कार्टून। दिस बुक इज फुल ऑफ कार्टून्स, मजा आएगा पढ़ने में। अब पहले कार्टून को रीड करते हैं। The cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers. What do you think this cartoon is saying? Why is democracy written the way it is? सही बात है भाई, डेमोक्रेसी में M को कैपिटल क्यों रखा है? M को शेप ऐसे क्यों दी है? इराक पता है सबको कहाँ पे? सेम मिडल ईस्ट में ईरान के पास है। एशिया का मैप देखो उसमें मिलेगा। इराक में एक डिक्टेटर रूल करता था जिसका नाम था, किसी को नहीं पता होगा शायद तक, चलिए बताते हैं, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन was a रूलर यहाँ पे। सो ये एक डिक्टेटर था। इसको यूएस ने क्या किया? ड्राइव आउट कर दिया, मतलब इसको हटा दिया पावर से। और यूएस और दूसरे नेशन लाइक अदर फॉरेन नेशंस की हेल्प से यहाँ पे क्या हुए? इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस, तो इलेक्शन से क्या पता चलता है कि भाई डेमोक्रेसी आ रही है? सही बात है। एम क्यों इतना बड़ा है? मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट। सो यूएस लव्स डेमोक्रेसी। लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी? सिर्फ अपने फायदे की डेमोक्रेसी, यू कैन से। इसीलिए हम आपके देश में डेमोक्रेसी लेके आएंगे और अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को आपके यहाँ पे भेजेंगे। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या शो करता है? यूएस की सुप्रीम पावर को डेमोक्रेसी के नाम पे वो अपनी कंपनीज को प्रॉफिट देते हैं। दिस इज जस्ट अ कार्टून, सीरियस कोई नहीं लेगा। क्रेडिट साथ में दिए हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है।
So let's begin with next slide. Now features of democracy. डेमोक्रेसी पता लग गया क्या होता है? ऐसी गवर्नमेंट जहां पे रूलर्स इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। इजी, ये तो हमें पता लग ही गया जब हमने 3 चीजें देख ली, म्यांमार का केस देखा, सऊदी अरेबिया का देखा, तो पता लग गया कि जहां पे लोगों से इलेक्ट होते हैं वही होती है डेमोक्रेसी। अब इससे बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। देखो हमने क्या बोला था, हम सेपियंस हैं तो भाई सोचने वाले हैं, तो जब सोचेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ही आएंगे। सो अब क्वेश्चन आता है, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? रूलर्स कौन है इस डेफिनेशन में? आपने बोला कि भाई रूलर्स आर इलेक्टेड, तो बताओ ना रूलर्स है कौन? फर्स्ट थिंग, which officials must be elected for any government to be called a democracy? कौन से ऑफिशियल्स हमें इलेक्ट करने पड़ते हैं जब हम बोल पाए कि डेमोक्रेसी है? ऐसा कौन सा ऑफिस है भाई जिसको आप इलेक्ट करोगे तब वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी? इंडिया में होते हैं ना इलेक्शन, किसको चुनते हैं हम? एमपी एमएलए को। एमपी से कौन बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो प्रेसिडेंट भी अभी तो चुनने जाने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल्स को हम, कौन से ऑफिशियल्स ऐसे इलेक्ट होते हैं जो कि डेमोक्रेसी कहलाती है? विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी? तो अब एक डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी सब इलेक्ट होंगे, कुछ तो नॉन इलेक्टेड भी होते हैं, मतलब जो कुछ मेरिट के बेसिस पे आते हैं एग्जाम लिख के। तो ऐसे कौन से डिसीजन है जो ये लोग ले सकते हैं और कौन से डिसीजन है जो लोगों के द्वारा चुन के आए हैं वही ले सकते हैं? तो ये हमें देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु का आंसर क्या है? रूलर्स, पहली बार। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन? भाई किस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए? हर इलेक्शन को तो आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोल सकते, तो कौन सा इलेक्शन? व्हाट काइंड, किस तरीके का इलेक्शन? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेसी? ऐसी कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी हमें कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाए? क्या कहा जाए? डेमोक्रेटिक। ये नहीं कि इलेक्शन करा दिया, गुंडे आ गए, उन्होंने अपने लोगों को वोट करा दिया, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? नहीं। तो किस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए? ठीक है। अब तीसरी बात आती है, हु आर द पीपल who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen or any on equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? देखो अब हमने पहले देखा रूलर्स, फिर आए हम इलेक्शन पे, अब हम किस पे आए हैं? लोगों पे, पीपल पे। ये कह रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे। आप कर लोगे? नहीं। आप शायद तक 16 के आसपास के होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 15 भी हो सकते हो, 17 भी हो सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग रफ फिगर। तो आप अभी वोट कर सकते हो? नहीं। सो आप क्या इस पीपल में इंक्लूडेड हो? नहीं। 18 प्लस वाले मीन्स आई एम इंक्लूडेड, आई कैन गिव वोट। तो आई एम द पीपल, आई एम द पार्ट ऑफ दिस पीपल वाले बॉक्स में। ठीक है, जो रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हो और जो खुद भी रूलर बन सकते हैं। कल मैं लड़ लूं एमएलए के इलेक्शन तो कल मैं भी रूलर बन सकती हूँ ना, नेवर नो। तो आप देखोगे मैम तो एमएलए के लिए खड़ी है, तो बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे, है ना। तो ये हम रूलर बन सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हर सिटीजन को इक्वल बेसिस पे वोट करने का राइट होना चाहिए। बताओ भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, सब बराबर है। अगर आप बोल रहे हो तो सबको राइट मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कभी कभी ये राइट नहीं मिलता। हम पढ़ेंगे आगे बहुत बड़ी क्लासेस में, अभी बहुत कम पढ़ेंगे। और क्या एक डेमोक्रेसी कुछ लोगों को ये राइट डिनाई कर सकती है? कर सकती है। मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड मतलब उस दिमाग से थोड़ा प्रॉपर सही नहीं है, डिसीजन सही नहीं ले सकता, तो उसको स्टेट ये राइट डिनाई कर सकती है। ठीक है, सो इट कैन बी डिनाइड। बट वैसे सबको है। सब में कौन इंक्लूडेड है? ओनली 18 प्लस पीपल, ओनली 18 प्लस। और साथ में हमारे यहाँ पे UAF है। एफ मीन्स, इट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट, जो भी 18 से एडल्ट हैं, 18 प्लस हैं, उनको यूनिवर्सली राइट है कि आप जाके बूथ पे वोट दे के आओ। सो यस, every citizen is included in this. So let's move to next question, last question.
अब व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी, कौन सी तरीके की गवर्नमेंट होती है जिसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई कौन सी गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलोगे। अब कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। अब इलेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल आई एम इलेक्टेड, यू कैन से आई एम इलेक्टेड एज अ रूलर, तो मेरी जो मर्जी है मैं वो करूं, सब कुछ करूं जो मर्जी आए, नहीं, कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बाउंडेशन होंगे। कौन लगाएगा बाउंडेशन? पीपल। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वहां से बाउंडेशन लगती है। या फिर कि क्या बोल रहा है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करती है किसके साथ? कुछ लिमिट्स के साथ। सो इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ अ सिटीजन? क्या मैं एक एमएलए हूं या जो भी हूं, एमपी हूं, जो भी हूं मान लो, तो क्या मुझे लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है या नहीं करना? जरूरी है ना, डेमोक्रेसी में नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे उठाए हैं, 4 सवाल उठाए हैं। तो अब सवाल उठाए ही क्यों थे भाई? क्योंकि हम सोचते बहुत हैं, वी लव टू थिंक, so that's why we ask these questions. Now we will discuss these questions, every question, 4 questions को डिस्कस करेंगे किसके हेल्प से? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से इजी समझ आ जाएगा, हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिफोर दैट वी आर हियर विद अ कार्टून, अगेन अ कार्टून केम अप। कौन सी कंट्री है? सीरिया। सुना है इसके बारे में? सुना होगा, नहीं सुना? चलो फिर भी डिस्कस करते हैं। अगेन एशिया में है, कंट्री है, मुस्लिम नेशन है, ठीक है। यहाँ पे सिविल वॉर होती रहती है। अब बोलोगे मैम सिविल वॉर क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दे दिया, इतने भारी वर्ड्स। ये वॉर हट रहा है, इसका मतलब पीस चाहिए हमें। सो वॉर, सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर मतलब लोगों में आपस में लड़ाई, एक कंट्री है उसके आपस के लोग क्या है, लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ रहे हैं आपस में। सो जो जब लोग आपस में कंट्री में लड़ते रहते हैं, दैट इज अ सिविल वॉर। ये है अब डेमोक्रेसी की देवी, ये जाती है इसके अंदर। तो ये कहते हैं कि नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म एंड बिकेम अ मेंबर इन अल्बात्स पार्टी। इज दैट क्लियर? अब अल्बात क्या है? वहां की एक पार्टी है जो रूल करती है। जैसे अपने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, बहुत सारी है, नंबर बहुत सारे हैं, वैसे ही वहां की अल्बात पार्टी है। तो ये कह रहे हैं अल्बात पार्टी वाले कि जब तक आप डेमोक्रेसी की देवी, जब तक आप मेंबर नहीं बनोगी ना हमारी पार्टी की, तब तक आप अंदर नहीं आ सकते। इसका मतलब तो भाई सबको मेंबर बनना पड़ेगा। क्या ख्याल है, सब मेंबर बन जाएं? आप तो नहीं हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, मैं भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे तो भाई आपको बनना ही पड़ेगा, तभी आप एंटर हो सकते हो। किसमें? सीरिया में। क्योंकि हम सीरिया वालों ने गेट्स लगा दिए हैं, अपने आप को बंद कर लिए। अगर डेमोक्रेसी आपको एंट्री लेनी है तो पहले मेंबर बन के आओ। सो ये क्या बोल रहा है? सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, हमने भी बोला एशिया कॉन्टिनेंट में है। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलीज आर ओनली parties allowed in that country. Do you think this cartoon apply to China or Mexico? What does the crown of leaves on democracy signifies? ये crown देख रहे हो, ये इसमें leaves हैं। ये leaves क्या बताती हैं भाई? आजादी, मेरे features हैं ये leaves इसके features हैं, छोटे छोटे जो leaves हैं, these are the features of democracy. तो डेमोक्रेसी में सुप्रीम चीज क्या होती है? एक तरीके से लोग वगैरह, फीचर्स वगैरह। सो क्या अब ये चीज आप चाइना और मेक्सिको में लगा सकते हो कि भाई एक ही पार्टी रूल करती है? यहाँ पे अल्बात पार्टी है, चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। तो वहां पे सिर्फ सीपीसी इलेक्ट होती है, सीपीसी के मेंबर ही गवर्नमेंट में जाते हैं। तो क्या ये कार्टून को हम चाइना पे अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट से? वेल वी कैन, ठीक है। सो हम इसके ऊपर इस कार्टून को चाइना पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। फिर से आता है एक कार्टून और टेक्स्ट। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, वी हैव टेक्स्ट एंड वी हैव कार्टून। पहली बात क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब केस स्टडी में पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कूप लेके आते हैं 1999। नाउ व्हाट इज मिलिट्री कूप? मिलिट्री कूप का मतलब होता है
जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को आर्मी वाले, मिलिट्री वाले क्या धकेल के खुद गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। सो एक कूप होता है 1999 में, जहां पे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करते हैं, हटा के खुद को डिक्लेयर कर देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मींस आई एम द प्रेसिडेंट, और खुद को बाद में प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं 2002 में, 2002 में, 1999 में कूप आया। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years उन्होंने क्या किया, बोला कि आई एम द प्रेसिडेंट। और ये कैसे बोला, मतलब पूरा अच्छे से नाटक किया उन्होंने, समझो। हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। एक रेफरेंडम कराते हैं। अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम इज अ काइंड ऑफ वोटिंग यू कैन से। बाकी इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, वो हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब समझ आएगा। सो यू कैन से एक 2002 में एक वोटिंग करवाते हैं, जहाँ पे वो खुद को एक्सटेंशन दिला देते हैं 5 साल के लिए। मतलब मैं कुछ बनी, मैंने खुद को ही बोल दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे 5 साल काम करूंगी, ठीक है ना, मुझे भले कोई रखे ना रखे, मैंने खुद से डिसाइड कर लिया। सो ये परवेज मुशर्रफ जी ने खुद ही डिसाइड कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट क्या बोले कि ये जो रेफरेंडम कराया आपने, वोटिंग कराई है, ये माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पे है, पूरा फ्रॉड किया है आप लोगों ने। तो 2002 में वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके खुद को प्रेसिडेंट बोल देते हैं। और एक और बात, इस चैप्टर के शुरू होने से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ जी की अभी डेथ हुई है। सो यू कैन रिमेम्बर इस तरीके से उनका नाम, क्योंकि मे बी नाम डिफिकल्ट पड़े। तो क्या हुआ, खुद ही इलेक्ट हो गए। सो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? नहीं भाई, मिलिट्री कूप था ये एक तरीके से। बस नाम के लिए हमने रेफरेंडम करवा दिया, वोटिंग करवा दी, बट व्हाट वी आर लिटरली आर मिलिट्री कूप। अब एक कार्टून को डिस्कस करते हैं। कार्टून डिस्कस करने में बड़े मजे आते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस कार्टून। क्या है ये? बंदूक नजर आ रही है? इट्स अ गन यू कैन से, और अ राइफल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है, राइफल है। इसने बाहर तो ये मिलिट्री को शो कर रही है, ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे पास थोड़ी है राइफल्स वगैरह, मिलिट्री रखती है, आर्मी रखती है। और बीच में हमने एक डेमोक्रेसी का डिब्बा बना दिया है। किसका डिब्बा बना दिया? डेमोक्रेसी। तो हम है तो मिलिट्री वाले, लेकिन शो क्या करेंगे? वी आर अ डेमोक्रेसी। तो ये कार्टून को कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बनाया था कार्टूनिस्ट ने? लैटिन अमेरिका के कंटेक्स्ट में। तो क्या ये पाकिस्तानी सिचुएशन को सूट हो रहा है? आराम से हो रहा है भाई, वो भी तो मिलिट्री वाले हैं, बाहर से मिलिट्री ही है, जनरल है, जनरल भाई, जनरल यहाँ आप जैसे तो कर्नल भी कई लोग बोलते हैं, तो रैंक तो उनकी मिलिट्री है, और अंदर डेमोक्रेसी शो कर रहे हैं रेफरेंडम करा के। सो ये अप्लाई होता है आराम से। थिंक ऑफ अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई। डज इट हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल? क्या सोचते हो, ये कहीं और अप्लाई हो सकता है? ऑब्वियसली, जहां पे मिलिट्री रूल होगा वहां पे। म्यांमार, रिमेंबर, पहले आर्मी रूल। क्या ये हमारी कंट्री में हुआ है? वेल, वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक है, कभी उसने ऐसा नहीं किया है। हम हमेशा ऐसे डेमोक्रेसी रहे हैं, 75 years होने वाले हैं तब भी वी आर डेमोक्रेटिक, और हमारी आर्मी ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है, ठीक है। सो दिस नेवर हैपेंड इन आवर डेमोक्रेसी, सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ। अब ये पहला फीचर दे के गया है ये पैराग्राफ और कार्टून, कि एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, होनी चाहिए? मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, उनके पास जो पीपल से चुन के जाते हैं, जिनको लोग चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एमएलए को कौन चुनता है? वी द पीपल, राइट। एक एमपी को कौन चुनता है? पीपल। अब एमएलए और एमपी में डिफरेंस नहीं, क्या है आगे पढ़ेंगे। फुल फॉर्म जान लो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको कौन चुनता है? पीपल ही चुनते हैं। सो एक डेमोक्रेसी का पहला फीचर। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा था ना हमने एकदम स्टार्टिंग में, कहाँ था हमारा क्वेश्चन? ये रहा ना क्वेश्चन हमारा 14 पेज नंबर पे। तो यहाँ से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। सो हु आर द रूलर्स इन डेफिनेशन, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। सो लिख दो, अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है।
हु आर द रूलर्स, वो लोग रूलर्स होंगे जिनको लोगों ने चुना है, और पावर रूल बनाने की किनके पास होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, किसी मिलिट्री कर्नल के पास नहीं, मेजर के पास नहीं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बैक टू आवर टॉपिक। डन, यहाँ पे हमने कंप्लीट करा हमारा फर्स्ट फीचर विद आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब सेकंड पे चलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। क्या होता है ये भाई, इतने भारी भारी नाम दे दिए मैम ने इन छोटी सी क्लास में, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। गलत बात है ना, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। सो इलेक्टोरल कंपटीशन, लेट्स सी व्हाट्स दिस वर्ड इज। इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब एक तरीके से मानो कि इलेक्शन में जब जो लोग खड़े हो रहे हैं वो एकदम फेयर तरीके से खड़े हो, कुछ भी गलत ना करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रियल लाइफ में होता है ऐसा, कई लोग जैसे वोट पाने के लिए पैसे देते हैं, खाना देते हैं, सम पीपल आल्सो गिव अल्कोहल, ठीक है, दीज आर माल प्रैक्टिसेस, बी अवेयर, ठीक है। सो इस माल प्रैक्टिसेस को नहीं होना चाहिए, और इलेक्टोरल कंपटीशन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। मतलब टेस्ट लिया है मैम ने 10 मार्क्स का, तो फ्री एंड फेयर मतलब आराम से खुद से दें, ये नहीं कि चीटिंग करके दे रहे हैं, तो वो फ्री और फेयर नहीं होगा, है ना, फेयर नहीं होगा, अनजस्टिस होगा। बुक्स खुल गई हैं, चीटिंग कर ली टॉपर से या दूसरे बच्चों से, तो दैट इज रॉन्ग। तो जब तक इलेक्टोरल कंपटीशन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी का फीचर होगा नहीं। हम डिस्कस करते हैं आगे। अब आता है चाइना। हमें हमारे पड़ोसियों से बहुत प्यार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आप अपने फ्रेंड्स को बदल सकते हो, दुश्मनों को बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। सो बदलना नहीं है, बदल तो सकते नहीं है, तो अब उनको ही भर लेते हैं। अब आते हैं चाइना पे, ठीक है। चाइना कहाँ पे है भाई, इस साइड पाकिस्तान है हमारा, ये हमारा इंडिया है, इधर पाकिस्तान है जो हमसे लड़ता रहता है, और इधर चाइना है जो एक तरीके से पाकिस्तान को बोलता रहता है कि भाई आप लड़ाई करो, जो भी करो। तो इस साइड चाइना है, तो दोनों को देख लेते हैं। पाकिस्तान को तो हम देख आए हैं, अब चाइना को देखते हैं। क्या बोल रहा है, चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। मैम आपने कहा था जहां पे इलेक्शंस हो गए वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। कंट्री का पार्लियामेंट इलेक्ट होता है जिसका नाम है कुनुंगो रेनमिन दियाबियाओ। नाम बहुत मुश्किल है, याद भी नहीं होगा, और दाहुई, तो इजी से याद रखो, नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी। एनपीसी है वहां का पार्लियामेंट। तो अब मैम ने कहा था कि भाई इलेक्शन होंगे, लोगों से चुने जाएंगे, तो डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्शन भी हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं, 5 साल बाद हो रहे हैं, पार्लियामेंट में लोग चुने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर अब ये डेमोक्रेसी क्यों नहीं है ना। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वर्ड देखो, ऑलवेज, भाई हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी आती है, तो जब हमेशा एक ही पार्टी आ रही है तो डेमोक्रेसी कैसे हुई। डेमोक्रेसी गिव्स यू चॉइस, चॉइस देती है बॉल पेन या जेल पेन, चॉइस देती है पेंसिल या पेन, ठीक है, हर चीज की चॉइस है। चॉइस होती है मिटाने की भी, पेंसिल में, और पेन में व्हाइटनर यूज करने की, तो वही चॉइस डेमोक्रेसी देती है। लेकिन यहाँ पे तो हमेशा गवर्नमेंट ही कम्युनिस्ट पार्टी ही बनी है, तो चॉइस नहीं है, तो जहाँ चॉइस नहीं वहां डेमोक्रेसी नहीं। तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, जब से ये इंडिपेंडेंट हुए 1930 से, तब से क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी दूसरी पार्टी नहीं आई है। ये अब दूसरा पैराग्राफ है जो आता है मैक्सिको का, यहाँ पे 1930 पे आएंगे। हम आजाद थे 1930 में, नहीं, वी गॉट इंडिपेंडेंट आफ्टर 17 ईयर्स, 1947। अभी हम अमृत काल में चल रहे हैं, अमृत काल भाई 75 ईयर्स होने वाले हैं। सो मैक्सिको में जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ है 1930, एक और नेशन आ गया मैक्सिको। लगता है मैम सारा वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप समझा देंगी, याद करवा देंगी। सो मैक्सिको कहाँ है, जहाँ पे चिली पड़ा था ना, उसके आसपास में ही है कहीं पे मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं हर 6 साल बाद, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सो अब आप बोलोगे इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या ये डेमोक्रेसी है, चलो पढ़ते हैं। लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन को एक ही पार्टी जीतती थी, जिसका नाम था पीआरआई। कंफ्यूज मत होना, मैक्सिको में पीआरआई है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। यहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वो लोग बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 डिफरेंट पार्टीज।
अब ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है मैम, PRI है, तो P से नाम शुरू होना चाहिए, R सेकंड आना चाहिए, फिर I आना चाहिए। ये तो उल्टा चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी लिखते वैसे हैं वो लोग, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो PRI जो पार्टी है वो ही हमेशा इलेक्शन जीतती आ रही है। अब एक और अच्छी बात, वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी भी है, भाई दूसरी पार्टीज भी काम करती हैं लेकिन वो बेचारी कभी जीत नहीं पाती हैं। तो ये तो गलत हो गया ना कि वो कभी ही नहीं जीत रही, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? चॉइस वो दे रहे हैं। चलो आपने कहा था मैम उधर चाइना में तो चॉइस भी नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, इधर तो चॉइस भी है, दूसरी पार्टीज भी, लेकिन जीत तो एक ही रहा है, कैसे बताओ अब? इलेक्शन सही नहीं है ना, गड़बड़ इधर कर रही है PRI, इलेक्शन को सही से नहीं चला रही है, इलेक्शन में गड़बड़ हो रही है। सो जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होता वहां पे भी डेमोक्रेसी नहीं होती है। सो फिर से कार्टून आ गया। कार्टून बहुत मस्त है यार, देखो क्या पड़े हैं यहाँ पे, बैग्स ही बैग्स पड़े हैं, भर भर के बोरे रखे हैं, पता नहीं किस चीज के हैं। सो दीज आर बैग्स, और इसको एक आदमी का फॉर्म दे दिया, इसके हाथ बना दिए, इसको कैप पहना दी है। सो इस कार्टून का टाइटल क्या है, मतलब टाइटल तो होता है ना, जैसे इस बुक का टाइटल है वैसे इस कार्टून का टाइटल है बिल्डिंग डेमोक्रेसी, और ये पहले लैटिन अमेरिका में पब्लिश हुआ था। अब ये मनी बैग्स क्या सिग्निफाई करते हैं, कोई कार्टून अप्लाइड भी इंडिया, आई टेल यू। ये क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी को हमने इकट्ठा किया पैसों के बेसिस पे। तो भाई इलेक्शन में लोग पैसे दे दे के वोट खरीदते हैं, तो क्या ये डेमोक्रेसी पे अप्लाई हो रहा है? एक तरीके से हाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है? नहीं, क्योंकि पैसे दिए जा रहे हैं, खरीदा जा रहा है। इंडिया में अप्लाई होता है? वेल यस, अब नहीं, पहले बिफोर 2000, आई गेस आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, उससे पहले की बात है ये। तब क्या करते थे, जैसे दो लोग खड़े हुए, एक बहुत रिच है, बहुत अमीर है, मनी लैंडर है, कोई भी साहूकार है, जमींदार है, पैसे दे दे के वोट खरीदते थे, ठीक है। तो इंडिया में ये होता था, ऑफ कोर्स होता था, बट अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है, अब ऐसा नहीं होने देता। तो देखो हम लोग अच्छी डेमोक्रेसी बन रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बी अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है, और अ बेटर डेमोक्रेसी। So this applies to India. Well, yes. So, should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? Obviously, हाँ ना। क्या तुम कर सकते हो इसको? कर सकते हो ना, कैसे करोगे? अब लोग तो इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में इलेक्शन हो रहा है? नहीं। चाइना में सिर्फ CPI आ रहा है, CPI मतलब सॉरी CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मैक्सिको में कौन सी पार्टी थी उल्टे नाम वाली? PRI। PRI इंडिया में भी है, पता है? इसकी फुल फॉर्म अलग है, बताओ, आगे पढ़ेंगे वैसे पॉलिटिक्स में। PRI है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अगर आप गांव से आते हैं तो आपने पंचायत देखी होंगी, तो उनको क्या इंग्लिश में बोला जाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे ये पार्टी है, इंडिया में ये एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गन है गवर्नमेंट का। सो देयर इज अ डिफरेंस। अब ये बोल रहे हैं चाइना में एग्जाम्पल में हमें क्या पता लगा कि इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो लोगों को चॉइस नहीं देते। बात तो चॉइस की चल रही थी। They have the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this a choice? Obviously not. मम्मी ने बोला चलो शॉपिंग करने चलते हैं, गए शॉपिंग पे, मम्मी ने कहा लेना ये है, ठीक है, तो लेना, मम्मी की बात फाइनल होगी। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला कि जी वोट इसको ही देना है, मम्मी ने कह दिया लेना है। अब मम्मी बोलेंगे घर जाके पापा को कि मैंने तो इसको पसंद करवाया था। पसंद कहाँ करवाया, आपने तो बोल दिया ना यही लेना है। तो वही ये बोल रहे हैं कि चॉइस नहीं है चाइना में, तो ये डेमोक्रेसी है नहीं है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा फीचर का आंसर। तो भाई हाफ तो हम आ चुके हैं, आधे रास्ते तो आ चुके हैं वो, वेरी गुड। चलो सेकंड का आंसर भी आ गया। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी तभी है जब फ्री और फेयर इलेक्शन भी है, और जो उस पावर में है, जो करंट अभी MLA MP है, उनको हारने का डर हो। अगर उनको हार के का डर ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको डर किससे होगा कि लोग उनको हरा सकते हैं। यहाँ पे तो डर ही नहीं था, उन्हें पता है कम्युनिस्ट पार्टी ने खड़ा कर दिया तो मतलब हम तो जाने वाले, तो वहां उन्हें कोई डर नहीं है।
तो इंडिया में क्या है, ये ऑब्वियसली है। अब इंडिया में हम लोग, भाई सीधी बात है, राजस्थान से आते हैं। हर स्टेट है हमारे पास, कितनी है, 28 है यूं से। तो हमारी स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर जैसे भी वोटिंग होती है, एमएलए चुनते हैं हम लोग, तो अलग अलग पार्टीज के खड़े होते हैं। नाम ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के, अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। तो हमें चॉइस होती है कि भाई पार्टी, हम ए को वोट दे हमारी मर्जी, बी को वोट दे हमारी मर्जी, सी को दे, डी को दे, नहीं देना तो हम नोटा को देंगे। अब ये नोटा क्या होता है मैम? नोट तो हमने सुने थे भाई पैसे, नोटा क्या होता है? नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। जो ये चारों आप लोगों ने हमें कैंडिडेट्स बताए हैं सब बेकार है, हमें कोई पसंद नहीं है। तो हमारे पास ये भी चॉइस है। नोटा को क्या बोलते हैं? वी हैव द चॉइस टू रिजेक्ट एनीवन। इतनी अच्छी चॉइस दे रखी है हमें। सो चॉइस टू रिजेक्ट एनीवन, वी हैव दिस। सो इंडिया में है डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली भाई डेमोक्रेसी है। और इसके साथ ही सेकंड फीचर मिलता है हमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। गजब लाइन है ना, मस्त लाइन है, याद कर लो, लिख देना कॉपीज में, टेस्ट में, मैम को मजा आएगा, पढ़ने में अच्छी लगती है। 1 पर्सन 1 वोट और 1 ही वैल्यू है। सो 1 पर्सन वोट वैल्यू। सो पर्सन इज इक्वल्स टू वोट इक्वल्स टू वैल्यू। मतलब मैं एक हूँ, अंबानी, मुकेश अंबानी सब जानते हैं, वो भी एक इंसान है। हम दोनों के पास एक एक ही वोट है, मेरा भी एक वोट लगेगा, उनका भी एक वोट लगेगा। वैल्यू भी सेम है, ये नहीं कि उनकी वैल्यू ज्यादा है वोट की, सेम वैल्यू है। अगर मेरी वोट की वैल्यू 1000 रुपए है ना, तो उनकी भी 1000 रुपए है, सेम थिंग। ठीक है, तो ये अब आता है हमारा आंसर। कौन से पॉइंट के लिए? याद करो भाई, 2 तो दे दिए हैं ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 पॉइंट्स, सो दिस इज द आंसर टू थर्ड क्वेश्चन। दिस इज विल बी आवर थर्ड फीचर। सो लेट्स बिगिन। भाई क्या लिखा है बुक में? Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise। क्या होता है बता तो दिया है, यूएएफ। अगर एडल्ट हो एक एज के बाद, 18 के बाद, तो यूनिवर्सली आप वोट दे सकते हो। सो पहले ना बहुत से नेशंस में यूएएफ नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मैं इसको यूएफ बोलूंगी, समझ जाना है, ये मत समझना मैम ने यूएफओ बोला है, कोई एलियन आ गया। सो इट्स अ यूएएफ, ठीक है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। बहुत से नेशंस में ये नहीं था। कैसे? न्यूजीलैंड में नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, ब्रिटेन में नहीं था, यूके जिसको हम लंदन बोलते हैं, जहां से हमें आजादी मिली, ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी अपनी फीमेल पॉपुलेशन को 1960s में दिया था। हमने तो आजाद होते दे दिया था। सो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलो कर रहे हैं कब से? सिंस बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, इंसेप्शन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अब ये पूरी दुनिया में है, नो डाउट, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट दिस। फिर भी ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां पे डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट है। कई कंट्रीज अभी भी हैं जहां पे इक्वल वोट नहीं दिया जाता, मतलब लोगों को मिलता नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है। सऊदी अरेबिया women did not have the right to vote until 2015। अब until क्या होता है? मतलब 2015 तक, until मतलब 15 तक, 2015 तक यहाँ की women's को राइट नहीं था कि आप वोट दे पाओ। तो यूएफ हुआ नहीं हुआ ना, फीमेल्स को दे ही नहीं रहे। सेकंड कंट्री आती है एस्टोनिया। सऊदी अरेबिया में पता है कहाँ पे है ना। अब एस्टोनिया, फिर से एक नई कंट्री आ गई। मैम लगता है पूरा वर्ल्ड मैप पक्का करवाएंगी। चलो देखते हैं, 9th में ही हो जाए तो अच्छा है, आगे काम आएगा। Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब एस्टोनिया कहाँ पर है? रशिया, पता है ना, बड़ा सा नेशन है भाई, बहुत बड़ा है रशिया, मतलब एशिया के ऊपर ही है। तो इसके पास में ना से छोटे छोटे बहुत से कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री है एस्टोनिया। इसके 2 पार्टनर्स भी हैं, इनको एक साथ बोला जाता है एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, ठीक है, 3 है। सो दीज आर 3 पार्टनर्स। तो ये रशिया के आसपास हैं, मैप में देखना, यूरोप के मैप में, ठीक है, इट्स ईस्ट यूरोपियन नेशन। यहाँ पे इन्होंने ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि जो रशिया के लोग हैं माइनॉरिटी के अंदर,
उनको वोट ही नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल से उन्हें वोटिंग का राइट मिल पाता है। तो भाई यहाँ पे तो वो नहीं है, यूएफ जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वहां पे नहीं है, ठीक है। अब फीजी फिर से एक नया देश कहाँ पर है। The electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian। अब ये इंडियन आ गया है तो भाई ये इंडिया में तो नहीं है, इंडिया के आसपास है, कहाँ पे है। सो ये आपका होमवर्क भी है एक तरीके से। फीजी ढूंढो, कहाँ पर है फीजी। फीजी को फाइंड आउट करो, मार्क करो अपने वर्ल्ड मैप के अंदर, ठीक है। करना है कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, पर ढूंढो, ठीक है। जीके अच्छी होती है। सो फीजी में क्या सिस्टम है कि जो इंडिजीनियस फीजी है, अब इंडिजीनियस क्या होता है, जो वहां का रहने वाला इंसान है, ठीक है। तो वो जो इंडिजीनियस फीजी है ना, उसकी जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, इंडियन फीजियन से। तो मतलब इंडिजीनियस की कितनी वैल्यू है, मान लो 100 रुपीज हुई, तो उनकी कितनी है 85 या 80 है, तो वैल्यू में फर्क आता है। तो यहाँ पे यूएफ है। अब यूएफ तो मैं आपने बोला कि भाई सबको वोट का राइट मिला, तो मिल रहा है, लेकिन क्या वैल्यू सेम है, नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे आपका ये फीचर अप्लाई नहीं होगा। सो अब यहाँ पे देखें तो हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मिल जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, जो हमें थर्ड फीचर देता है डेमोक्रेसी का। दिस इज द थर्ड आंसर। व्हाट इज इट इज कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट have one value. We shall read more about it in chapter 3. First complete कर ले पहले, फिर second करेंगे, फिर third में देखेंगे कि क्या है, ठीक है। So इसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर 3 में कि क्या चीज है। So तीसरा फीचर क्या आता है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को एक जैसा वोट का वैल्यू मिलता है, उसका हर एक किसी का एक ही वोट लगता है। तो क्या आती है, इक्वालिटी शो होती है। मैंने मुकेश अंबानी और अपना एग्जाम्पल दिया था, है ना भाई। तो अब देखो ना, उसका वैल्यू, वोट की वैल्यू और मेरे वोट की वैल्यू सेम है। तो क्या ये क्या दे रही है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर कर रही है कि भाई पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल एरेना में, पॉलिटिक्स में हम लोग सेम हैं। अब वो बात अलग है कि उनके पास पैसा बहुत है, मेरे पास है नहीं, है ना। सो दिस गिव्स अस अ थर्ड फीचर की पॉलिटिकल इक्वालिटी है हम दोनों के पास, ठीक है। सो 3 हो गए, 4 ही क्वेश्चन थे। चलो फोर्थ पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, फिर से आ गया एक कार्टून, फिर से सी एट लास्ट वन मैन वन वोट। आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज वन मैन एंड द वन वोट, ठीक है। ये कहता है कि ये इराक का कार्टून है। पहले तो पता होना चाहिए ना कहाँ का कार्टून की बात हो रही है। तो ये इराक की कार्टून, पेन का कलर बहुत अच्छा है ना, पता लग जाएगा। इराक की बात हो रही है। पहले यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई वन मैन वन वोट है, तो अब इराकी लोग बोल रहे हैं मुझे अच्छा लगता था जब यहाँ पे वन मैन वन वोट था, लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब यूएस आ गया, डेमोक्रेसी, याद है मैकडोनल्ड्स लेके। तो क्या हो रहा है वहां पे डेमोक्रेसी में, तो हम देखते हैं क्या लाइंस क्या लिखी हैं, टेक्स्ट क्या है। This cartoon is about the Iraqi election held after Saddam Hussein's regime was overthrown. He is shown behind the bar, sorry गलती हो गई। तो जो जेल, अच्छा हाँ ये रहे, ये हमारे सद्दाम हुसैन है, ये बोल रहे हैं ऐसी बात। ये कह रहे हैं मुझे बहुत पसंद था जब एक मैन और एक वोट की वैल्यू थी, अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, यूएस ने मुझे अंदर डाल दिया है। So what is the cartoon is saying here? Compare the message of this cartoon with the first cartoon in this chapter. So democracy वाले कार्टून को याद करो। वहां पे यूएस क्या लेके गया, डेमोक्रेसी लेके गया। उसने वन वोट वन वैल्यू बनाया है, लेकिन पहले सद्दाम को पसंद था कि भाई वो रूल करता रहता था और लोग उसके हिसाब से चलते रहते थे, तो इसको तो अपना ही सिस्टम अच्छा लगेगा। और अब जो नॉर्मल पीपल है, हम जैसे कॉमन मैन, उनको ये पसंद है डेमोक्रेसी जो आई है, क्योंकि अब जो सद्दाम का ऑटोक्रेटिक कंट्रोल करने वाला रूल था वो खत्म हो गया। सो मैंगो मैन को ये पसंद है। अब आप बोलोगे मैंगो मैन क्या होता है, कॉमन मैन को हिंदी में करो ना आम आदमी, तो इट्स अ मैंगो मैन, ठीक है, आम आदमी वाला। अब आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। दिस इज द फोर्थ आंसर, यू कैन से, और द आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है।
चलो भाई इस क्वेश्चन के आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट हमें क्या पता लग जाएगा कि व्हाट डेमोक्रेसी क्या होती है, वाई हम करते हैं। जिम्बाब्वे, एक और नेशन, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको पता होगा जिम्बाब्वे के बारे में, क्रिकेट टीम अच्छी है इनकी। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो हमारे बाद इनको आजादी मिली, लेकिन से वाइट माइनॉरिटी रूल, ये वही है जिन्हें हमें जिन लोगों ने हमें परेशान किया हुआ था, ठीक है। तो यही उनसे इनको आजादी मिलती है कब, 1980 में, 1980, ठीक है। तब से इस कंट्री में एक ही पार्टी रूल कर रही है जिसका नाम है ज़ानू पीएफ। भाई नाम बड़ा अलग है इनका, ज़ानू पीएफ जिम्बाब्वे की पार्टी है, और एक ही लीडर यहाँ पे रूल कर रहे हैं जब से आजादी मिली है। हमें आजादी मिली थी, कौन था पीएम याद है, जवाहरलाल नेहरू। अभी रूल कर रहे हैं, अभी तो मोदी जी है ना, तो क्या एक ही रूलर है, नहीं है ना, चेंज हो रहे हैं। सो रॉबर्ट मुगाबे तब से रूल कर रहे हैं। इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, चॉइस मिल रही है, नहीं मिल रही ना, तभी डेमोक्रेसी नहीं है, तब ये क्या है, प्रिटेंड कर रही है डेमोक्रेसी होने के लिए। लेकिन हमेशा जीतता कौन है, ज़ानू पीएफ, जैसे चाइना में सीपीसी जीतती है। प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत ही पॉपुलर है भाई, बहुत लोग पसंद करते हैं इनको, अच्छा लगता है उन्हें, अच्छे लीडर लगते हैं। लेकिन ये इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस करके हमेशा जीत जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of president and make him less accountable. इतने भारी भारी वर्ड, accountable, constitution, ये वो पता नहीं क्या क्या है। क्या बोल रहे हैं कि जब से ये पावर में आए हैं 1980 के बाद से, तब से ना बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है हमने, बार बार बदला है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पावर किसको दे दे, प्रेसिडेंट को दे दे। और जितनी ज्यादा पावर इकट्ठी हो जाती है इंसान में, वो उतना ज्यादा लेस अकाउंटेबल हो जाता है। अकाउंटेबल मतलब जवाब नहीं देता, ठीक है। वो क्या करता है, वो चाहता है कि हर चीज को कंट्रोल करूं और जवाब किसी को ना दूं। तो मुगाबे जी भी यही कर रहे हैं। रॉबर्ट मुगाबे इज डूइंग द सेम थिंग। ही इज लेस अकाउंटेबल एंड मोर पावरफुल। इसीलिए लॉर्ड एक्टन ने कहा था एक लाइन, अब लॉर्ड एक्टन कौन था मतलब नहीं जानना, मैं वैसे ही बता रही हूँ टेक्स्ट में। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली, मतलब शक्ति, पावर आपको करप्ट करती है, और अगर आपको एब्सोल्यूट मिल जाए मुगाबे जैसे, तो आप एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाते हो, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा करप्शन करते हो और किसी को जवाब नहीं देते। तो यही है इसके अंदर। सो ये कहते हैं कि जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का, ये भी होमवर्क है, दो होमवर्क है। एक तो फिजी को ढूंढना है आपको, और एक किसको ढूंढना है, जिम्बाब्वे को। हम कभी फिर अगर बात चलेगी तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर है, ठीक है, विद मैप। ये बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी हो, और ये सफिशिएंट भी नहीं है। हो सकता है कि पॉपुलर लीडर भी अनडेमोक्रेटिक हो जाए और ऑटोक्रेटिक बन जाए। वो भी ऐसा होता है कि भाई बहुत जो फेमस लीडर होते हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं, डेमोक्रेसी भूल जाते हैं और क्या बन जाते हैं, ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं, मतलब कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं। सो सम कंडीशंस अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। तो जो डेमोक्रेसी है ना, वो इलेक्शन तक सीमित नहीं है, इलेक्शन से ही शुरू होती है। असली डेमोक्रेसी इलेक्शन के बाद ही शुरू होती है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो वही ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये शुरू होता है इलेक्शन के बाद। दे कैन नॉट डू वट एवर दे लाइक बिकॉज दे वॉन एन इलेक्शन। आपके मन में जो चाहे आप नहीं कर सकते जस्ट इसीलिए कि आपने इलेक्शन जीता है। अब मान लो मम्मी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आज किचन संभालनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किचन में जाके जो मर्जी कर दो, है ना, सब कबाड़ा कर दो, इधर उधर फेंक दो, मसाले गिरा दो, ये सब बर्तन खराब कर दो। तो वही बोल रहे हैं कि आप, ये मतलब नहीं है कि आपको इलेक्शन जीता है तो आप कुछ भी करोगे, आपके ऊपर लिमिटेशन है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है, दे मस्ट रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कुछ बेसिक रूल्स किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो लॉ ने बनाए हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट द माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज कौन होती है, माइनॉरिटीज नंबर में देखी जाती है कि भाई एक, मान लो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप के 500 लोग हैं और एक ग्रुप के 100 हैं, तो माइनॉरिटी में कौन हुए, 100 वाले।
तो वही आपको माइनॉरिटीज के राइट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट का जो हर पार्ट होगा ना, उसके पास राइट्स होंगे। तो रूल करने के लिए आपको अधिकार चाहिए होते हैं, आपको साथ में साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी कि आप उनको अच्छे से यूज करो, और साथ ही साथ आप अकाउंटेबल भी रहो, किनके प्रति, लोगों के प्रति। और साथ ही साथ अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग सम एग्जाम, आई बिकम एन ऑफिसर, तो मेरी क्या है, लोगों के प्रति जवाबदेही है। मुझे बोलना पड़ेगा कि मैंने अगर ये लैंड किसी को कुछ के काम के लिए दिया है तो क्यों दिया है, ठीक है। अब मुझे अपने साथ वाले ऑफिसर्स को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम किस में है, डेमोक्रेसी में है। तो वही डेमोक्रेसी है जब आप अकाउंटेबल रहते हो, किसके प्रति, लोगों के प्रति, जिन्होंने आपको एक तरीके से चुना है, ठीक है। दैट्स द ट्रू डेमोक्रेसी। नाउ ये एस्पेक्ट हमें क्या देता है, चौथा, फोर्थ और फाइनल फीचर डेमोक्रेसी का, a democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens right। इंडिया में है, ऑब्वियसली है, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यस वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी। उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली इनैक्ट करके खुद को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो हमारी गवर्नमेंट पे लिमिट कौन लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, बहुत बड़ा है वो। और सिटीजन्स राइट्स है, हमारे पास राइट्स हैं। अगर मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हो गवर्नमेंट के, आपकी बात नहीं सुन रहा, यू कैन डायरेक्टली राइट लेटर टू हायर ऑफिशियल, सीएम को लिख दो, पीएम को लिख दो, किसी को भी लिख दो, तो उन्हें हमारे राइट्स ही सुननी पड़ेगी। तो ये चौथा फीचर क्या देता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल करना है लिमिट्स के अंदर, ठीक है। और कौन सी लिमिट से, जो कि उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है और सिटीजन्स के राइट्स लगाते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 4 फीचर, ठीक है। क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। फिर से कार्टून, कितनी इंटरेस्टिंग क्लास है ये भाई, कार्टून ही कार्टून है हमारे पास, हर 2-4 बजे के बाद कार्टून। कार्टून में क्या, वो कौन नजर आ रहा है, सिस्को, गूगल सब यूज करते हैं। हमने गूगल से यूट्यूब खोजा है, फिर हमने क्लास देखी है, तो गूगल याहू, जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं वैसे याहू भी है। और याहू पे आप बोल सकते हो कि आप ईमेल आईडी भी बना सकते हो ना, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे एक लड़का नजर आ रहा है, हाथ में 2 थैले हैं, और ये बड़े बड़े टैंकर है मिलिट्री वाले। ये यहाँ पे क्या लिखा है, डू नो एविल, कुछ भी गलत नहीं करना। अब ये कार्टून कहता है चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक्ड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट by placing restrictions on popular websites like Google, Yahoo. The image of tanks and an unarmed student reminds the reader of another major event in the recent Chinese history. Find out about that event. So इसने तो आपको काम दे दिया भाई। तो बुक ने काम दिया है कि ढूंढो कब हुआ था ये चाइना के अंदर। चाइना ने क्या किया है, अपने लोगों को रोक दिया इंटरनेट यूज करने से। वो बोल रहे हैं आपको गूगल नहीं हम देंगे, आपको याहू यूज नहीं करने देंगे, हम आपको सिस्को जैसे स्टोर भी यूज नहीं करने देंगे। तो ये क्या आपकी चॉइसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे आपको बोल दे कि आज से आपको जीन्स नहीं पहननी, यू हैव टू वेयर कुर्ता पजामा, और गर्ल्स यू हैव टू वेयर सूट, तो चॉइस कम हो गई ना। हमारी मर्जी, हम पहने जीन्स पहने, टॉप पहने, जो भी पहने। सो इस चॉइस को रिस्ट्रिक्ट किया चाइना ने। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और इसके विरोध में उतरे थे बहुत से स्टूडेंट्स को चाहिए लिबर्टी, तो ये स्टूडेंट्स उतरे थे। अब वो एक बहुत बड़ा फेमस इंसिडेंट है ये, तिनानमेन स्क्वायर इंसिडेंट चाइना का, 1789 आई गेस, आई एम नॉट श्योर, है ना। तो सॉरी 1979, आई एम रियली सॉरी, 17 गलती होगी, 1979 या 1989 में ऐसा कुछ हुआ था। तिनानमेन स्क्वायर में ऐसे टैंक्स चले थे और बच्चे सामने आ गए थे कि अगर आपको निकलना है इस रोड से तो हमारी बॉडी से, मतलब हमें मार के तब जाओ। तो स्टूडेंट्स उतरे थे किस लिए? अपनी फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए। तो चाइना ने उनकी लिबर्टी को कंट्रोल कर लिया। सो इससे क्या शो होता है कि डेमोक्रेसी में आपकी लिबर्टीज कंट्रोल नहीं होती हैं, बल्कि वो बढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे लिबर्टी कम हो रही है। सो
दिस इज आवर समरी डेफिनेशन। अब हमने इतना कुछ रीड कर लिया, उसको सम अप कर देते हैं। सम अप मतलब कंसोलिडेट करके एंड कर देते हैं उसको, है ना। तो उसको हम कंप्लीट करते हैं अब इस पैराग्राफ से। Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Simple definition यही थी कि वो डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है, किससे? लोगों के द्वारा। इलेक्शन भी हमने देखे कैसे कैसे गलत तरीके से हो रहे थे। We found that this definition was not adequate. ये डेफिनेशन जो दी थी ना 2-2.5 लाइनों की, ये सही नहीं थी। ये एडिक्वेट मतलब पूरी नहीं थी, अनलेस हम इसमें जो कोई जो कीवर्ड्स है उनको एक्सप्लेन नहीं कर लेते। जैसे हमने क्या देखा? रूलर्स, हमने देखा इलेक्शन, पीपल। सो जब तक हम इनके बारे में समझ नहीं लेते तब तक ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। Though a series of examples worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which, अब ये बोलता है इसलिए हमने 4 फीचर्स देखे हैं। फीचर्स के हिसाब से रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तभी डेमोक्रेसी है जब रूलर्स जो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है वो मेजर डिसीजंस ले। सेकंड, इलेक्शंस के अंदर एक चॉइस हो, फेयर अपॉर्चुनिटी हो पीपल के लिए ताकि वो करंट रूलर्स को बदल सके। और तीसरी चीज, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल। ये जो आप चॉइस दे रहे हो इलेक्शन में हमें चुनने की, वो सबको बराबर मिले। अब आप बोलोगे हमें तो नहीं मिल रही, तो भाई 18 के हो जाओ तब मिलेगी। ऑन अ इक्वल बेसिस, सबको इक्वल बेसिस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और लास्ट फीचर, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट। इस चॉइस के बाद जब हम कोई एमपी को चुन ले, इलेक्शन में खड़े इंसान को एमपी बना दें, उसके बाद में जो ये गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो लिमिटेड राइट्स होने चाहिए, उनके पास पावर लिमिटेड होनी चाहिए। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सिटीजन्स राइट्स के द्वारा, मतलब उनकी पावर पे कंट्रोल भी होना चाहिए। तो these are some of the features, or you can say these 4 features complete the definition of democracy. You can't say complete, the reason is being हम और भी इसको expand कर सकते हैं जितना चाहे, लेकिन अभी के लिए इन 4 फीचर्स के साथ आपकी डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। किसकी डेफिनेशन? डेमोक्रेसी की। So what we have did so far, so you have completed the question of what is democracy. So पहले क्वेश्चन के आंसर तक तो हम पहुंच गए हैं what वाले पे। Now in the next part we will complete why democracy. Thank you and have a nice day.